Hello and good morning all of you. Welcome to the UPSC Environment Full Course lecture number 7 presented you by Alpha S Academy, and today we shall be studying about the pollution. प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा प्रदूषण कवर कर देंगे कि दोबारा प्रदूषण करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो प्रदूषण अपने जीवन में भी मत करिए और इन्वायरमेंट में भी मत करिए। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पोल्यूशन क्या हुआ, ठीक है, वो क्या है, वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज है। वो क्या है कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट है जो नेचुरल है, जो जैसा नेचर ने दिया है हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ तो भी चेंज ला रहे हैं। अब वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। और जो भी चीज़, जो भी लोग या जो भी पदार्थ या एलिमेंट या कंपाउंड, कुछ भी, कोई भी थिंग जो उस चीज़ को या अनडिज़ायरेबल चेंज को लाएगी उसे पॉल्यूटेंट बोल देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें अगर, तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज। डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है? डिज़ायरेबल नहीं है, कोई नहीं चाहता पॉल्यूशन हो। इज अ अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, हवा में भी हो सकती है, लैंड, वाटर और सॉइल। ठीक है, एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। और जो एजेंट्स इस चेंज को, इस अनडिज़ायरेबल चेंज को लेके आते हैं, उन्हें हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब देखो, पॉल्यूटेंट्स जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। अब बात करने का टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट की, तो वैसे तो डिवीजन बहुत है, लेकिन हमने 2 टाइप के डिवीजन लिए हैं। तो पहले तो हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में उसको डिवाइड कर दिया। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन हो गए? जो सड़ जाते हैं या गल जाते हैं या वो इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो गए? जो इन्वायरमेंट जिन्हें जो है गला नहीं पाता या सड़ा नहीं पाता या वो इन्वायरमेंट के साथ मिक्स नहीं हो पाते, जैसे प्लास्टिक, रबर, केमिकल, पेंट, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो दे कैन बी डिकम्पोज बाय नेचुरल बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय नेचुरल बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब इकोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है बायोडिग्रेडेबल का? देखो, जो बायोडिग्रेडेबल है आफ्टर बायोडिग्रेडेशन वो बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्योर, खाद जिसे बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, कंपोस्ट हो गए, इसको प्रोड्यूस करते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक तो उनका डिग्रेडेशन रेट ही बहुत स्लो है, डिग्रेड होते ही नहीं है, होते भी हैं तो बड़ा स्लो है। एंड उनका जो उनको रिसाइकिल ही करना पड़ता है, और रिसाइकलिंग जो है वो बड़ी महंगी है। देन एग्जाम्पल्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट, जो किचन का वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल में आएगा। अब जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। आपका जो हॉस्पिटल मेडिकल वेस्ट है, ग्लव्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, ये सब क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। इनको जो है रिसाइकिल करना पड़ता है, और रिसाइकलिंग में बहुत खर्चा आता है। ठीक है, फिर दूसरा हमने डिवाइड किया प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखो नाम ही आपको बता रहा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होगा? जो डायरेक्टली सोर्स से आ रहा है। मैंने अपनी बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ, बाइक से धुआं निकल रहा है, धुएं में सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, वो क्या होगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है कि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिल रहा है तो एक नया कंपाउंड बन रहा है, वो एयर के साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो एक नया कंपाउंड बन रहा है। जो वो नया कंपाउंड बन रहा है वो भी एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT किस में डालते थे? खाद में आता था। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, मतलब उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम पे उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसका एग्जांपल क्या है? ओजोन, पैन जिसको हम बोलते हैं, पर एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो सेकेंड पॉल्यूटेंट कैसे बनेगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ कोई नेचुरल अकरिंग या कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी तब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनेगा। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी क्या है? वो भी एक खतरा ही है, या वो भी नुकसानदेह ही है अपने आप में। ठीक है, देन बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन देखो, हवा में जो पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में जो लोग रहते होंगे उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? हम गाड़ी चला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में सामान बना रहे हैं, उसके एग्जॉस्ट पाइप से धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ब्रिक्स बना रहे हैं, आपने ईंट का भट्टा देखा? ईंट के भट्टे देखा आपने? कितनी ज़्यादा धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। आपने शुगर केन देखा होगा, उसकी फैक्ट्री से देखना, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। आप कभी शराब की फैक्ट्री में जाएंगे या शराब बनते देखेंगे,
तो वहाँ तो एक बड़ी सड़ैन सी बदबू आती है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, फाउल स्मेल आती है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से एयर पोल्यूशन हो रहा है। नेचुरल कॉजेज से भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। भाई वॉल्केनो था, वॉल्केनो फटा, वॉल्केनो फट के क्या वो बहुत सारी डस्ट ऐश हवा में फैल गई, क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। वो जब नीचे बैठी तो लैंड पोल्यूशन हो गया, जब वो नीचे पर्कुलेट कर गई तो वाटर पोल्यूशन हो गया। तो एक ही चीज़ देखो कितना टाइप, एयर को भी पॉल्यूट कर रही है, लैंड को भी पॉल्यूट कर रही है और वाटर को भी पॉल्यूट कर रही है, ठीक है। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नॉइज और रेडियो एक्टिव रेडिएशन, जिसकी वजह से हम लोग न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगने देते इन द एटमॉस्फेयर इन सच कंसनट्रेशन दैट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंजीरियस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर्टी और इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस। तो मैं आपको बताया कि पॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल प्रोसेस है, जो नेचर ने हमें दिया उसे छेड़छाड़ करता है, और छेड़छाड़ करेगा तो फिर हमने आपको बताया था ना इन्वायरमेंट बैकलैश होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था इन्वायरमेंट बैकलैश होता है, तो इन्वायरमेंट बैकलैश हो जाता है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो पहले अगर आउटडोर पोल्यूशन की बात करें तो मोटर व्हीकल इमिशंस, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, उससे क्या क्या निकलता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, वीओसी क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने कोई पेन का ढक्कन खोला है, पेन का ढक्कन खोल के देखेंगे एक स्मेल सी आती है ना, वो VOCs ही होते हैं, वो एकदम उड़ जाते हैं। या स्पिरिट है, या आप अभी सब सैनिटाइजर इस्तेमाल करते होंगे, जब सैनिटाइजर इस्तेमाल करते होंगे तो वो उड़ के जाता है, वो VOC एक टाइप का VOC है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ठीक है। देन पावर जनरेशन बाय यूजिंग कोल जब आप बनाते हैं तो उससे फ्लाई ऐश निकलती है, ये भी एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, लेकिन अब इसको जो है मिटिगेशन पे हमारा ध्यान दे रहा है। अभी आपको थोड़ी आगे हम पढ़ाएंगे फ्लाई ऐश। नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं, पार्टिकुलर मैटर्स निकलते हैं। पार्टिकुलर मैटर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे, कभी आपने सुबह सुबह जब धूप आती है कमरे में देखा कि वो कुछ उस धूप में आपको देखा छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, उन्हीं को पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं ना। जैसे हम लोग कई बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा जब पॉल्यूशन होता है बोलते हैं PM 2.5 बढ़ गया, PM 10 बढ़ गया। तो ये PM क्या है, PM क्या है आपका है, ये PM आपका पर्टिकुलेट मैटर है। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम स्लैश एंड एग्रीकल्चर जो रेसिड्यूज़ है, स्टबल बर्निंग थी जैसे, उससे कितना वो होता था स्टबल बर्निंग जो है, फिर उसके लिए ऑल्टरनेट लाए गए, है ना, जो मतलब अगर आप उसको राइस के बाद जब काट देते हैं तो थोड़ा थोड़ा बचा रह जाता है ऊपर, ठीक है। उसको क्या करते थे, उसको निकालना तो बहुत फिजिबल नहीं होता, तो फार्मर्स क्या होता है जला देते हैं, उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। भले वो बहुत कम वो कंट्रीब्यूट करता है। जब रिपोर्ट आई, क्योंकि पहले क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई वो हमारे यहाँ जितने पोल्यूशन है वो सब है ही स्टबल बर्निंग की वजह से, बट जब रिपोर्ट आई उसने बोला कि नहीं ठीक है, स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन, बट इतना भी नहीं करता जितना इसको बढ़ा चढ़ा के बढ़ाया, इसका बड़ा कम कंट्रीब्यूशन है। और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। देन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, भैया आप क्वेरिंग करेंगे, आप पत्थर निकालेंगे, देखा आपने कितनी धूल उड़ती है, उससे वो क्या होता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। देन डिफॉरेस्टेशन करते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन करते हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, आग लग के क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जलेगा तो क्या होगा, ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल जाएंगे, है ना, आपकी राख जाएगी हवा में। देन रेफ्रिजरेंट्स में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या है, जब उसको खोलेंगे तो ये हवा में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो एयर पॉल्यूशन होगा। देन नेचुरली मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाता है, जिसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एन नंबर ऑफ गैसेस निकलती हैं जब वॉल्केनो इरप्शन होता है। डस्ट निकलती है, ऐश निकलती है, वो हज़ारों किलोमीटर तक जो है वो धुएं का गुबार होता है, वो हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, वो हज़ारों किलोमीटर की जो एयर है उसको पॉल्यूट करता है। देन बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट की बात करें तो माइक्रोब्स, पॉलन ग्रेन्स, छोटे छोटे होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं कई बार। देन इंडोर पोल्यूशन की बात करें तो इंडोर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो है पुअर वेंटिलेशन की। अगर वेंटिलेशन, मैं आपको बंद कमरा दे दूँ और एक कमरा दूँ जिसकी इधर भी खिड़की है और इधर भी खिड़की है और यहाँ से हवा पास हो रही है, ज़्यादा चांसेस है कि इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन की जगह नहीं है, और इसमें पॉल्यूशन कम रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठीक वेंटिलेशन है। जो पॉल्यूटेंट होगा भी वो हवा के साथ बाहर चले जाएगा, वो आउटडोर पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देन हम पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश करते हैं घरों में, उसमें क्या होता है, VOCs होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हम डिसइंफेक्टेंट्स, फ्यूमिगेंट्स, है ना, इनफैक्ट जो हम आप सुबह सुबह अपने ऊपर छिड़कते हो खुशबू के लिए, वो भी, उससे भी इंडोर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, है ना, पैथोजेंस क्या होते हैं, कभी कभार एयर में फैल जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ से इन्फेक्शन ला सकते हो। फिर कंजेस्टेड एरियाज, स्लम्स, रूरल एरियाज़ में जो है आज भी
बंद कमरों में या बंद झोपड़ियों में खाना बनता है, किसका यूज़ करके? बायोमास का यूज़ करके, लकड़ी का यूज़ करके। उससे क्या होता है, देखो एक रिपोर्ट आई थी कि वो जो खाना बनता है ना, इट इज़ लाइक स्मोकिंग 100 सिगरेट्स इन एन आवर। इतना हार्मफुल होता है वो हमारे लंग्स के लिए। इसलिए क्लीन कुकिंग फ्यूल पर ध्यान दिया गया, ठीक है। क्लीन कुकिंग फ्यूल पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस सबसे हो क्या रहा है, इस सबसे इंडोर पॉल्यूशन हो रहा है। किस टाइप का इंडोर पॉल्यूशन? इंडोर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। देन टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, देखो पॉल्यूशन तो हो गया। पॉल्यूशन कौन चीज़ फैलाएगा? फैलाने लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट। दो टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे, एक एसपीएम बोलते हैं जिसको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एक होता है गैसियस पॉल्यूटेंट, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल जिसमें होंगे तो गैसियस कंटेमिनेंट हो गया, ठीक है। फिर जिसमें पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स होते हैं, तो आपका जैसे सूट हो गया कि कैसा होता है, कोल जलता है तो सूट उड़ता है, ठीक है। पतला बहुत छोटा फाइन पार्टिकल होता है। देन आप स्मोकिंग करते हैं, उसमें धुआं निकलता है, वो एयर पॉल्यूशन करता है। स्मॉग हो गया, स्मॉग क्या हो गया? स्मोक जो धुआं निकल रहा है प्लस फॉग, जो एक नेचुरल फिनोमेना स्मॉग बना देता है। ऑयल स्मोक, फ्लाई एश, सीमेंट डस्ट, ये क्या है? पार्टिकुलर कंटेमिनेंट्स। देन टाइप ऑफ डस्ट की बात करेंगे। डस्ट कैसे जो छोटी छोटी होती हैं, एक हो गया आपका जो सस्पेंडेड रहती है एटमॉस्फेयर में, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एटमॉस्फेरिक डस्ट। फिर एक होती है सेटलिंग डस्ट, है ना। अगर मैं इस टेबल को 2 दिन का ही छोड़ दूँ तो इसके ऊपर हल्की हल्की परत जम जाएगी गंदगी की या धूल की, उसको सेटलिंग डस्ट बोलते हैं। एक हैवी डस्ट होती है कि भैया आप बाहर गए, आंधी तूफान चल रहा था, तो आप घर आए तो आप बाल में देखा आपने कई बार डस्ट ही डस्ट लगी होती है, उसे हैवी डस्ट बोल देंगे। देन बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स क्या क्या, उसमें वायरस फैल सकते हैं, है ना। जैसे अभी क्या हो रहा था कोरोना वायरस में कि भैया छींक मारोगे, छींक के थ्रू, हवा के थ्रू ही फैल जाएगा कोरोना, ठीक है। एलर्जेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पॉलन हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स है। देन एक चीज़ होती है एरोसोल्स, ठीक है। अब एरोसोल एक बड़ी वाइडर डेफिनेशन है। एरोसोल मैंने आपको बताया ना, वो जो एक आप देखते हैं अपना उसमें सनलाइट में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो क्या है? आपके पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर भी एक टाइप के एरोसोल्स हैं। तो एरोसोल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दे आर वेरी फाइनली सब डिवाइडेड लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन और सराउंडेड बाय अ गैस। दोबारा से बता रहा हूँ, दे आर वेरी फाइनली छोटे छोटे सब डिवाइडेड, वो लिक्विड भी हो सकता है, हवा में लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, डिस्पर्स्ड इन एंड अराउंड बाय अ गैस, एक गैस के थ्रू वो इधर उधर किए जाते हैं। तो ये तो हो गए एरोसोल्स। किस किस चीज़ से निकल सकते हैं? पावर प्लांट से निकलते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं ऑयल रिफाइनरी है, कहीं क्वेरिंग हो रही है, माइक्रो प्लेस, हर एन नंबर ऑफ जो प्लेस आप सोचो वहाँ से एरोसोल निकलते हैं। अब एरोसोल्स को हम लोगों ने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक तो नैनो पार्टिकल, एक पार्टिकुलेट मैटर और एक फ्लाई एश, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज। अब नैनो पार्टिकल हम कब बोल देंगे? जो पार्टिकल है छोटा वाला, वो 100 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, 100 नैनोमीटर से कम है, ठीक है। तो देखो 2 डेफिनेशन याद रखना, nm हो गया नैनोमीटर और μm हो गया माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर होता है अपने ख्याल से 0.001 mm, ठीक है। μm अगर जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे वो बनाते होंगे ऐसे, ठीक है, 0.001 mm, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो 100 नैनोमीटर से जो नीचे हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे नैनो पार्टिकल। बहुत छोटे होते हैं, बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, बहुत लंबा, क्योंकि हल्के होते हैं, हवा के साथ उड़ते ही चले जाते हैं, तो बड़ा लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, बहुत लार्जर डिस्टेंसेस रह सकते हैं और बड़े हेल्थ वो कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सांस में आराम से हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है, इनको फिल्टर आउट करना हमारी नोज़ के लिए उतना आसान नहीं होता, और ये जो है वाया ब्रीदिंग हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और बड़ा डैमेज क्रिएट करते हैं। देन पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर भी सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं, जो एयर में रहते हैं और जो हैजार्डस हैं हमारे लिए। इनका एग्जांपल क्या हो गया? मतलब ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैसे हो गया? जैसे केमिकल्स हो गए, जो फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है उसमें कई टाइप के केमिकल्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक हो गए। ऑर्गेनिक क्या हो गया कि जो नॉर्मल कोर्स, जैसे जंगल में आग लग गई, ठीक है, तो ऑर्गेनिक हो गया वो, ठीक है। तो स्मोक हो गया, सूट हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गए, ये सब क्या है? पार्टिकुलेट मैटर हैं, ठीक है। और ये भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पेनिट्रेट कर जाते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड इट मेक्स आवर ब्रीदिंग टफर। और ये विंटर में आपने देखा ना, पार्टिकुलर मैटर में आपको ना PM 2.5 बढ़ गया, PM 10 बढ़ गया, ठीक है। ये क्या है? ये 2.5 क्या है? 2.5 μm है। μm मतलब 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है।
PM10 क्या है, 10 माइक्रोमीटर, जो 10 माइक्रोमीटर का जो होता है, ठीक है। और इन दोनों को ही हम लोग नापते भी हैं, किसके लिए, एयर पॉल्यूशन चेक करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ये हो जाएंगे, देखो जो एस्थमेटिक होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है सर्दियों में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हवा तो चलती नहीं है, जो विंड का सर्कुलेशन है थोड़ा सा कम रहता है, और जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलर मैटर। अब थर्ड बात करते हैं फ्लाई ऐश। देखो फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश निकलता है जब कोल की बर्निंग होती है, ठीक है। जब कोल बेड, जहाँ पे कोयला जलता है, वो उसके ऊपर चिमनी लगी होती है, चिमनी से जो है जो बाहर निकलता है, बहुत सारी चीज़ निकलती है, उसमें एक चीज़ होती है फ्लाई ऐश। कोशिश की जाती है कि उसको वहीं पे रोक दिया जाए, स्क्रबर्स लगाए जाते हैं, अब तो बहुत सारी मैग्नेटिक उसका इस्तेमाल किया जाता है, चिमनीज़ लगाई जाती हैं, फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि फ्लाई ऐश वहीं रुक जाए, क्योंकि फ्लाई ऐश में जो केमिकल्स होते हैं बड़े हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। उसमें आपका सिलिका ऑक्साइड पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ये सब कंपाउंड्स किसमें, सीमेंट में भी पाए जाते हैं। तो सीमेंट भी बड़ा ख़राब है, आपने देखा जो सीमेंट के लेबर्स होते हैं वो हमेशा मुंह पे रुमाल बांध के रखते हैं, क्योंकि इतने फाइन पार्टिकल होता है ना सीमेंट का। अगर आप देखेंगे, आपको तो हाथ में करके भी सीमेंट को देखना, इतना फाइन पार्टिकल होता है कि उसको आप सूंघेंगे ना तो आपके वो चिपक जाएगा अंदर, ठीक है। और फ्लाई ऐश का साइज़ कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जनरेट किए जाते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि आपका एयर पॉल्यूशन करते हैं, और अगर ये पहुंच जाते हैं पानी में तो ये पानी का पॉल्यूशन भी करते हैं, क्योंकि इनमें हैवी मेटल्स हैं, तो हैवी मेटल पॉल्यूशन करते हैं लोग वाटर बॉडीज़ में। देन अगर ये किसी पत्तियों पे, अब क्या हुआ कि फ्लाई ऐश उड़ा, अब आगे कहीं आके सेटल तो हो गया, मान लिया वो पत्तियों पे, पेड़ की पत्तियों पे सेटल हो गया, तो क्या हुआ, पेड़ को क्या कि रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी, फोटोसिंथेसिस करने में दिक्कत होगी, जिससे क्या होगा, पेड़ मर सकते हैं। वेजिटेशन के लिए बड़ा हार्मफुल होता है फ्लाई ऐश, ठीक है। बट फ्लाई ऐश जो है अब जो है उसके बड़े पॉजिटिव यूजेस आ गए हैं। उसको जो है अब आप लोग ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं, अगर आप पकड़े देखोगे तो बड़ी हल्की होती हैं, और जो नॉर्मल ब्रिक होती है ना, जो बेक्ड क्ले ब्रिक होती है, उससे बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। और इसका एक और यूज़ ये है कि जो वेटलैंड्स ख़राब हो गए हैं उनको आप रिजुवनेट कर सकते हैं, रिक्लेमिनेशन ऑफ वेटलैंड्स में इसका काम आता है। देन इससे आप क्रॉप यील्ड बना सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको मिट्टी में मिलाएं अच्छी तरह, तो क्या होगा कि मिट्टी की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो क्या होगा कि सॉइल आपकी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। जब ज़्यादा फर्टाइल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उत्पाद आपका अच्छा होगा या प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब जो सीमेंट है उसी को पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट में अगर वाटर बनाएं तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट प्लस फ्री लाइम मिलता है। अब उसी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम फ्लाई ऐश मिलाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट मिलता है। कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेट मिलेगा, वो फ्री लाइम मिलेगी और फ्लाई ऐश मिलेगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दो चीज़ें बनाई भी हैं हमने कि फ्लाई ऐश का अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सके। एक तो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी है हमारे पास, ठीक है। वो एनजीटी ने डायरेक्ट किया था कि आप एक फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन बनाएं 2022 के लिए। और वो क्या है कि पूरा देखते हैं कि फ्लाई ऐश का कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है रोड में बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि फ्लाई ऐश तो क्या है, एक टाइप का एयर पॉल्यूटेंट है। अगर आप इसे आप कहीं और डाइवर्ट नहीं कर पाए, इसका कहीं और पॉजिटिव यूज़ नहीं दे पाए, तो ये इन्वायरमेंट में आता जाएगा और ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट करते जाएगा। देन एक ऐशटैग ऐप बना रखी है, वो मिनिस्टर पावर ने बनाई है। वो क्या करते हैं कि जितने भी फ्लाई मतलब कोल, जैसे यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट है, तो ये ट्रैक करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे एक रोड बननी है इससे 150 किलोमीटर पे, तो कोशिश करते हैं कि यार यहाँ से जो है ना ये फ्लाई ऐश इस पावर प्लांट से हम लोग सोर्स कर लें, इस पावर प्लांट से मंगा लें, ठीक है। तो इसको कौन देखता है, ऐशटैग ऐप बनाई है हमने उसके लिए। देन और पोल्यूशन जो, अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो पैन मैंने आपको बताया था, पर एसिटाइल नाइट्रेट। अब एक चीज़ होती है, एक पॉल्यूटेंट होता है, एक स्मॉग हो गया, एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ठीक है। अब पहले एक मिनट, और एयर में क्या होता है, देखो पानी में तो मेटल पॉल्यूशन ज़्यादा होता ही है, एयर में भी होता है। जैसे लेड एंड अदर मेटल्स की बात करें तो एक टेट्राइथाइल लेड होता है, ठीक है। अब टेट्राइथाइल लेड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब एंटी नॉक एजेंट की तरह पेट्रोल में। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल को अच्छी उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, और जो इंजन अगर आप देखें 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो ऐसे ऐसे चलता है वो नॉकिंग की तरह, ठीक है। वो स्मूथ चले, आसान चले, तो उसके लिए टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये कई बार जलते हुए एग्जॉस्ट पाइप से निकला, ये एयर में आया, तो ये जो है हमारी किडनी और लिवर के लिए बहुत ज़्यादा
ख़राब है। और ये जो है जो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी बनाती है उसके साथ, उसके प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर भी करता है। तो बड़ी ज़रूरी है कि इसलिए आप बोलते हैं ना कि लेड फ्री पेट्रोल, इसलिए बोलते हैं लेड फ्री पेट्रोल या लेड फ्री डीजल या लेड फ्री पेट्रोलियम। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो उसका जो एग्जॉस्ट है वो बड़ा ख़राब होता है हेल्थ के लिए। और ये भी माना, ये भी देखा गया है कि उन गाड़ियों का एवरेज भी कम होता है जिस तेल में लेड मिला हुआ होता है। पॉइजनिंग कर सकता है अगर वो खाने के साथ या पानी के साथ मिल जाए। इसलिए लेड फ्री पेंसिल आने लगी हैं क्योंकि बच्चों, हम लोग बचपन में तोड़ तोड़े खाते रहते थे, अब हमें तो पता नहीं था कि ये लेड है। बहुत बाद में पता लगा जब केमिस्ट्री पढ़ने लगे तब। तो क्या हुआ कि हम लोग इसको खाते रहते थे, तो कई बार लेड पॉइजनिंग हुई तो नहीं कभी भगवान की दुआ से, बट हो सकती थी, ठीक है। और क्या है कि लेड का जो इफेक्ट होता है बच्चों को बड़ा बुरा होता है। वो उनके सीधा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स या इंटेलिजेंस पे इंटरफेयर करता है। वो एक मेथोग्लोमिया एक वो होता है जो हेमोग्लोबिन के साथ बीमारी पैदा कर देता है कई बार लेड। खैर वो अलग बात है। देन एक चीज़ होती है फोटोकेमिकल स्मोक। अब क्या हुआ कि आपने एग्जॉस्ट निकाल दिया भैया, ठीक है। अब आपने धुआं छोड़ा, धुएं में भैया आपका निकल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि सनलाइट पड़ रही थी, सनलाइट जैसी पड़ी तो वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल हो गया। अब ऑलरेडी इन्वायरमेंट में O2 तो है ही है, तो आपका O3 बन गया। O3 क्या होता है? ओजोन। ये एक पॉल्यूटेंट आपका यहाँ तैयार हो गया, ठीक है। फिर आपका ये NO बचा था, ये O3 यहाँ से NO में जब मिला तो आपका NO2 + O2 फिर बन गया। फिर NO2 का जब रिडक्शन हुआ तो आपके पास पर एसिटाइल नाइट्रेट आ गया, पैन जिसको बोलते हैं। फिर आपका एक पॉल्यूटेंट तैयार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ही फोटोकेमिकल स्मोक का क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन होता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो है बहुत ख़राब होता है, दिखता नहीं है कुछ, विजिबिलिटी के लिए बड़ा हार्मफुल है और बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने आपको बताया कि आपका एक ऑक्सीजन फ्री हो गई, किसके चक्कर में? सनलाइट के चक्कर में। यहाँ से मॉलिक्यूल ऑक्सीजन थी, ये O3 बन गया। इधर से आपके एल्डिहाइड्स, जिसको मतलब हाइड्रोकार्बन्स बोल लो आप, इसको ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और ये आपका पैन आ गया यहाँ से ये, और इधर से आपका पानी, आपके पास क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, उसके साथ पानी मिला। पानी मतलब बादलों से पानी उठा लिया आपने, H2O। आपका क्या बन गया? HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बन गया। ये सब जो है विद इन दी सनलाइट और थोड़ा वार्म टेम्परेचर हो अगर, और थोड़ा सा ह्यूमिड हो, तो ये किसको जन्म देते हैं? ये जन्म देते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को। किस दिन फोटोकेमिकल स्मोक को आपको बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्मोक में ये रिड्यूसिंग स्मोक कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कौन सा होता है, वो आपको छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना देंगे, उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वही मैंने आपको बताया है कि लो विजिबिलिटी करता है, बॉडी के लिए ख़राब है। विटामिन डी है, क्योंकि धूप आ नहीं पाती तो जो नेचुरल विटामिन डी आपकी बॉडी को मिलना है वो नहीं मिलता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डिक्रीज़ कर देता है ये, ठीक है। सॉरी, इंक्रीज़ कर देता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है शायद, ठीक है। अगर हम स्मोक फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से आता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से आता है, ठीक है, 2 याद रखना। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें तो यूटिलिटीज से आता है, उसके बाद मोटर व्हीकल से आता है। तो ये छोटा सा मतलब कभी और पूछ लेगा कि क्या, तो इंडस्ट्री से स्मोक सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, या सोर्सेज ऑफ स्मोक जो है वो कहाँ से हैं? सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहाँ से हैं? यूटिलिटीज से हैं, देन मोटर व्हीकल से हैं। देन अब बात करते हैं एसिड रेन की। देखो नॉर्मली जो रेन होती है उसकी जो pH होता है वो 5.2 होता है, वो थोड़ा बेसिक होती है। अब मैंने आपको बताया 7 न्यूट्रल, आप लेफ्ट में चलोगे कम होता चले जाएगा, 7, 6, 5, 4 ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। आप इधर चले जाओगे ये आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है, 7 से ऊपर, ठीक है। बेसिकली और जो वाटर बॉडीज होती हैं वो भी थोड़ी सी बेसिक ही होती हैं। अब क्या हुआ कि भैया आपने इतना सारा केमिकल छोड़ दिया हवा में, ठीक है, आपने सॉक्स नॉक्स छोड़ा, वो आपके पानी के साथ मिले H2O के साथ, उन्होंने भैया H2SO4 बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 बना दिया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और वो पानी के साथ मिलके या ड्राई डिपोजिशन के साथ मिलके नीचे गिर गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एसिड रेन हो गई। उसका जो pH रहता है नॉर्मली 5.2 से कम रहता है, ठीक है। नॉर्मल जो रेन का pH है वो 5.6 है, सॉरी 5.6 है जो नॉर्मल रेन का pH है। और 5.2 से जब नीचे चले जाता है तो हम बोलते हैं कि एसिड रेन होने वाली है। अब एसिड रेन कैसे होगी? जब ये रेन पानी के, ये जो केमिकल्स है पानी के साथ मिलके जब गिरेंगे तो उसको बोलते हैं वेट डिपोजिशन। और अगर डस्ट और गैस के साथ मिलके नीचे गिरते हैं या धरती पे गिरते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई डिपोजिशन, ठीक है। दोनों ही ख़राब हैं, दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं। जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर ये गिरते हैं, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो
आप सांस ले रहे हो उसमें भी दिक्कत करेंगे आपको, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो वही है कि आपका जो वॉल्केनो हुआ वहाँ से निकल सकते हैं ये, ठीक है। और जो जेट स्ट्रीम्स हैं या एटमॉस्फेरिक विंड्स हैं उनको दूर दूर तक ले जाएं, और मान लिया वॉल्केनो यहाँ फटा, इस यहाँ से ये केमिकल उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गए और यहाँ बारिश, यहाँ बादल थे, बादल के साथ इन्होंने मिलकर बारिश कर दी, तो एसिड रेन कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। लेकिन सोर्स क्या था, वो यहाँ था। तो नेचुरल सोर्स में काफ़ी दूर भी हो सकते हैं सोर्स, खैर वो एंथ्रोपोलॉजिक में हो सकते हैं। तो आपका जो नॉक्स है या सॉक्स से कहाँ से निकलेगा, आपके व्हीकल से निकलेगा, जो आपकी गाड़ियाँ उससे निकलेगा, ऑयल रिफाइनरी से निकलेगा, पावर प्लांट से निकलेगा। अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें हम लोग तो ये प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। प्लांट की क्यों क्या होता है कि एक तो ये उसकी लीव्स पे आके जम जाता है, तो फोटोसिंथेसिस करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है प्लांट्स को, प्लांट की ग्रोथ को ये रोक देता है। क्योंकि ये जो है सॉइल के, अब अगर ये धरती पे आके गिरा, सॉइल पे आके मिल गया, तो ये जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है उसको प्रभावित करता है, उससे क्या है कि प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही जब ये पानी में जाता है, एक्वेटिक सिस्टम में जाता है, अब नॉर्मली एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पीएच होता है वो 6.5 होता है, थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। लेकिन अब ये तो थोड़ा एसिडिक है भैया, ये तो जो केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स हैं, ये एसिड इन नेचर है। जब ये पानी में जाकर मिले तो ये उस पानी को भी एसिडिक बना देते हैं। इनफैक्ट मोस्ट जो फिशेज होती हैं वो 5 से नीचे का पीएच सर्वाइव भी नहीं कर सकती, 5 से नीचे का पीएच सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो और जब ये वाटर बॉडी में मिलती हैं तो ये उसका पीएच घटा देती हैं, तो वो वाटर बॉडी एसिडिक हो जाती हैं, जिससे कि वहाँ की प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इफेक्ट होती है, और जो वहाँ की मरीन इकोसिस्टम है, मरीन जो एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देन बिल्डिंग्स पे बात करें तो लाइमस्टोन के लिए तो बड़ा ख़राब होता है ना, लाइमस्टोन को तो गला ही देते हैं। ये जो मार्बल की बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल था, है ना, ताजमहल की जितनी भी आपने देखा होगा बीच में आने लगा था कि वहाँ पे इसलिए कार वार बंद कर दी थी, क्योंकि भैया वहाँ पे एसिड रेन होती थी और वो पीलापन आ गया था मार्बल में, ठीक है। अब एसिड रेन कौन कौन सी गैसेस से बनती है, मतलब कौन कौन सी गैसेस कॉन्ट्रीब्यूटरी गैसेस होती हैं, तो सबसे पहले होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आती सब फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लैंडफिल्स, वॉल्केनोज, इससे ही आएंगी, ठीक है, मोर और लेस। तो ये इतना सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर कौन कौन सी गैस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सॉक्स और नॉक्स तो सबको पता होता है कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो होते हैं, बट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, आपकी CH4 मीथेन भी होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। इफेक्ट्स हमने आपको पढ़ाई दी है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, कितना इम्बैलेंस पैदा कर देती हैं। इनफैक्ट जो पानी में जो एग्स होते हैं उसके आपके एनिमल्स के, फ्रॉक्स के एग्स हो गए या उनके गैमेट्स हो गए, उनको लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको वो ख़राब करती है, उनको मार देती है, ठीक है। तो एक्वेटिक फूड, और क्या होता है कि अब मान लिया पॉल्यूटेंट आपका पानी में आ गया, तो पानी में क्या, वो फिश ने वो कंज्यूम कर लिया, तो फिश को ह्यूमंस ने कंज्यूम किया। ऐसे ही अबाव द फूड चेंज क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। उस जो केमिकल है या पॉल्यूटेंट है वो बायोमैग्नीफाई होते चले जाएगा ओवर द फूड चेन। वो क्या है, एट द लास्ट किसके, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, फिशेस के लिए, हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए ख़राब है, ठीक है। देन फिशरीज़ वगैरह पे बहुत इफेक्ट डालता है ये। देन अगर टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करें, मतलब जो धरती पे हैं, तो क्या करता है कि क्यूटिकल क्या होती है, देखो ये लीव्स हैं, लीव्स का एपिडर्मिस होती है जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसके ऊपर भी एक हल्का सा वैक्सी, मतलब उसको बचाने के लिए सबसे ऊपर, उससे ऊपर एक क्यूटिकल होता है, तो उस क्यूटिकल को हटा देती है एसिड रेन, उसको डैमेज करती है, जो कि फोटोसिंथेसिस, आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस करने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ रोक देता है, लीफ फॉल होता है, ज़्यादा पत्ते झड़ने लगते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देन प्लांट ग्रोथ को रोकता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया। देन इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट को डैमेज करता है, वेजिटेशन को मार देता है, जल जाती है कई सारी वेजिटेशन, लैंडस्केप को ख़राब करता है। मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स की बात करें तो स्मोक और सूट उसके ऊपर जम जाता है, कई बार जो वाइट मार्बल जैसे उसको ख़राब करता है, पीलापन आ जाता है। जो रिजिड बना एसिड रेन कई बार जैसे रबर पे गिर जाए तो वो क्या बोलते हैं, कड़कड़ा हो जाता है, कड़कड़ा जो होगा फिर जल्दी टूटने लगता है, ठीक है। देन अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखो वही करना है कि जो भी चीज़ जिसमें भी सल्फ़र, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस भी चीज़ें से ये निकल रहे हैं उसको कम करना है, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, लो सल्फ़र फ्यूल इस्तेमाल करें, लेड फ्री फ्यूल इस्तेमाल करें, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें, जो कोयला है उसे धोएं, वॉश्ड कोल का इस्तेमाल करें, और इसी से क्या होगा कि जो एसिड रेन है वो आप कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनको जो केमिकल चाहिए एसिड रेन को बनाने के लिए अगर वही नहीं मिलेंगे तो एसिड रेन कुछ फ़ायदे की नहीं रह जाएगी। देन पॉल्यूटेंट्स लिखे हैं हमने कुछ, और उसका सोर्स लिखा है, हेल्थ इफेक्ट लिखा है, इकोलॉजिकल इफेक्ट लिखा है। तो ये आप हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो आपको एक PDF मिल जाएगी। मैं इसको एट लेंथ डिस्कस नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉल्यूटेंट की बात करूँ तो मैं जैसे
सल्फर कंपाउंड्स हो गए, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हो गए, तो कहाँ से ये निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ से निकलेंगे आपके मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से। ये हेल्थ इफेक्ट क्या होगा इसका, ये इन्फ्लेमेशन इन लंग्स को आपको ख़राब करेंगे, ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लगेगी आपकी, और इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ये फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग एंड एसिड रेन करते हैं। ऐसे ही आप ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको उसको बता दूँ कि इसमें आप एक तो मरकरी तो हम आपको पढ़ाएंगे, आप इसमें तैयार कर लीजिए, इसमें मतलब कुछ भी बस देख लीजिएगा आप इसको, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। देन आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन की बात करें तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इंडोर पॉल्यूशन को कैसे करें, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें, गैस जो हमारी एलपीजी गैस आती है उसका इस्तेमाल करें, बायोगैस का इस्तेमाल करें, केरोसिन भी कुछ हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके भी अपने आप में कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। स्मोकलेस चूल्हा का इस्तेमाल करें, लकड़ी ना जलाएं, ठीक है। अगर जलानी है तो खुले में जलाएं, तो कम से कम उसका कम प्रभाव पड़ेगा आपकी हेल्थ पे, ठीक है। आप जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करें, प्री ट्रीटमेंट करें, रूम को स्टरलाइज करें, जैसे मेडिकल रूम्स हो गए उसको स्टरलाइज करें। देन अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें तो आप LNG जो लिक्विड नेचुरल गैस आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है LNG का इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे, आपका पावर प्लांट्स में, फर्टिलाइज़र प्लांट्स में, ठीक है। देन बहुत सारी टेक्निक आ गई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर हो गया, इनर्शियल कलेक्टर्स हो गए। देखो कलेक्टर्स ऐसे होता है, उसके अंदर ऐसे तो गोल वाला घूमने होता है, तो क्या करता है कि जो पर्टिकुलर मैटर तो साइड में जमा देता है। स्क्रबर्स हो गए, ग्रेवल बेड फिल्टर हो गए, है ना, ड्राई कवर हो गए, ये सब, इससे फ्लाई ऐश भी क्या रोक आप जमा सकते हो, वहीं पे रोक सकते हो। और जो जो बाहर धुआं निकलेगा उसमें हवा निकलेगी, पार्टिकुलर मैटर को आप वहीं पे रोक सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो, ताकि कि एयर पॉल्यूशन ना हो। देन व्हीकल पॉल्यूशन पे आप कंट्रोल लगा सकते हो ना। ये BS4 देखा होगा आपने, BS6 देखा होगा, ये सब क्या है, ये एमिशन नॉर्म्स ही हैं कि भैया BS6 जो है कम पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को, किससे, BS4 से। BS4 जो है कम करता है BS3 से, इसलिए BS5 हमने अपनाया नहीं, किसके, यूरो स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, ठीक है। आप CNG का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ, कंट्रोल कर सकते हैं आप। देन एक इफेक्ट होता है अर्बन हीट आइलैंड का, ये हम आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा चुके हैं, और पहले मैं इन्वायरमेंट पढ़ा भी सकता हूँ, जल्दी से क्विकली मैं डिस्कस कर लूँगा। देखो ये आपकी क्या हुआ, एक अर्बन एरिया है, बिल्डिंग बनी हुई है, सोलर आई मटीरियल ऐसा है, बिल्डिंग है कि एब्जॉर्ब ज़्यादा, रिफ्लेक्शन कम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये यहीं पे ट्रैप हो जाएगा, ये आपकी रेडिएशन आई, ये यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और यहीं पे ट्रैप हो जाती है, तो ऐसा गोला सा बन जाता है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं जो वो हीट, और उससे क्या होता है, उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 3-4 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है एडजॉइनिंग एरिया से, उसी को अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। रादर देन अगर हम विलेज या रूरल इकनॉमी या जहाँ पे पेड़ हैं उसकी बात करें, पेड़ होंगे तो ये आपको सोलर रेडिएशन आई, यहाँ पे पानी है, ये इसने रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे पेड़ है, इसने रिफ्लेक्ट किया, बादल बने हुए हैं, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ये जो रेजन दूर तक जाती है, तो यहाँ पे ये जो हीट जो अंदर आ रही है सन से वो ट्रैप नहीं हो पाती है। जैसे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, उसी के चलते उसी के टाइप का होता है अर्बन हीट इफेक्ट। तो यहाँ पे पेड़ वेड़ हैं तो अर्बन वहाँ पे नहीं होता, अर्बन एरियाज़ में होता है। क्यों, वहाँ पे की जो मटेरियल जिससे वो बना हुआ है वो हीट को सोखता है, ठीक है, उसको वापस नहीं जाने देता। तब उससे क्या है, वहाँ के अर्बन एरिया में व्हीकल ज़्यादा होंगे, एग्जॉस्ट ज़्यादा निकलता है, एयर कंडीशन बड़े होते हैं, ठीक है। आप किसी गली में जाएंगे कभी दिल्ली में, दोनों साइड AC लगे होते हैं, एकदम गर्म हवा का भपका आता है, वो क्या है, वो कंट्रीब्यूट करता है अर्बन हीट आइलैंड को, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या है कि हीट वेव्स पैदा होती हैं, एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए बड़ा हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और एयर क्वालिटी को ये डिक्रीज़ करता है, और बहुत सारे जो अनवांटेड स्पीसीज़ हैं वो आ जाते हैं। वार्म टेम्परेचर में लिजर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं आपको। देन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लेके, देखो n नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैं एयर पोल्यूशन में, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो 2 प्रोग्राम हैं, एक तो NCAP है, एक NAQMP है या NAMP है, ठीक है। NCAP क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये कुछ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। इसमें हमने बोला है कि हमें 20 to 30% रिडक्शन करना है, किसमें, पर्टिकुलेटर मैटर में, जो पर्टिकुलेटर मैटर या PM मैटर आपका हवा में है उसको 20 to 30% रिड्यूस करना है बाय 2024। और कौन से बेस ईयर क्या है, 2017, जितना 2017 में था, मान लिया 10 था तो उसको 20 to 30%, मतलब उसको अब 7 या 8 पे लेके आना है, ठीक है। देन एक होता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसको जो है कौन इंप्लीमेंट करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि CPCB कौन से एक्ट के अंदर बना हुआ है, कौन से एक्ट से जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अभी एक नेशन वाइड प्रोग्राम है,
ये चेक करता रहता है एयर क्वालिटी को, ठीक है। ये किस किस को चेक करता है, बेसिकली 4 इसमें इंपॉर्टेंट हमने रखे हुए हैं पोल्यूटेंट। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड को SO2, एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को NO2, एक जो पर्टिकुलेट मैटर है PM10 या RSPM जिसको बोलते हैं रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और फाइन पार्टिकल PM2.5। तो PM2.5, PM10, NO2, SO2 4 चीज़ों को नापते हैं किसमें, नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम में या NEMP में, ये याद रखना आप, ठीक है। बस इसमें जो है ना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किस में क्या नपता है, ये याद रखना कि कहीं में अमोनिया होगा, कहीं में अमोनिया नहीं होगा, कहीं पे लेड होगा, कहीं पे लेड नहीं होगा, तो वो आप अपने हिसाब से निमोनिक बना लेना। मैंने आपको बता दिया कि आप उसको ये थोड़ा सा याद रखना है कि कौन से प्रोग्राम में कौन सी चीज़ हम नापते हैं और कौन सी चीज़ नहीं नापते हैं, ठीक है। एजेंसीज़ की बात करें अगर नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम को कौन कौन देखता है, तो CPCB दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB दैट इज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में स्थित है, वो 20 को देखता है। देन एक सफ़र प्रोग्राम बनाया हमने, सफ़र स्टैंड फॉर सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक्चुअली बड़ी सी स्क्रीन होती है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो अगर आपने देखा होगा तो सफ़र वाले में लिखा होता है, बड़ी सी LED स्क्रीन होती है, उसमें सफ़र लिखा होता है, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग पोल्यूटेंट्स की, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं बहुत सारे पोल्यूटेंट्स की। इसको किसने डेवलप किया है, IITM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वो कहाँ है, पुणे में स्थित है। अलॉन्ग विद ESSO पार्टनर एंड IMD भी है इसमें, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी है। तो मेनली जो है लेकिन IITM है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। देन एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो CPCB और IIT कानपुर मिलके देखते हैं। 8 पोल्यूटेंट उसमें हम लोग देखते हैं, PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 मतलब ओजोन, NH3 मतलब अमोनिया, एंड PB मतलब लेड, ठीक है। देन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड NQAS, ठीक है। अब एम्बिएंट एयर क्या होती है कि जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, ये एयर बढ़िया है, जो बढ़िया एयर है, ठीक है, उससे देखते हैं हम लोग। ये 2009 में बनाया गया था और इसमें जो है 12 पॉल्यूटेंट हैं। अगर आप देखें तो ये भी बहुत सारी सिटीज़ को कवर, मेरे ख्याल से 122 सिटीज़ हैं इसमें, ठीक है। देन समीर ऐप की बात करें तो समीर ऐप बेसिकली जहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब है आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप पे, ठीक है। एक देन वायु है विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाई यूनिट, इसको CSIR ने उनका जो नेरी जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में है, उन्होंने मिलके उन्होंने बनाया ये बेसिकली बड़ा सा टावर दिखेगा आपको। आपने अगर कभी मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, चंडीगढ़ में अगर जाएंगे, चंडीगढ़ में वायर सिस्टम लगा हुआ है, तो बड़ा लंबा टावर है, साइड में उसके चिमनी होती है, वो हवा अंदर सक करता है, उससे फिल्टर्स लगे हुए हैं, उसमें फ़िल्टर आउट करता है एयर को और क्लीन एयर बाहर फेंकता है, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, उसको जो है हटाता है एयर से। देन अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स गाइडलाइन करती हैं, रिलीज़ करती रहती हैं कि हाँ भैया एयर ऐसी होनी चाहिए, PM2.5 आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 इतना नहीं होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना होना चाहिए, लेड इतना नहीं होना चाहिए, या इससे लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट इतनी है, इतनी हो जाएगी तो रेड अलर्ट जारी करें ताकि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये है, बट ये जो गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये मोर ऑफ ए मॉरल इन नेचर है, मोर ऑफ ए इन्फॉर्मेटिव इन नेचर है कि हाँ भाई आप ये कर लें तो ये मतलब क्या करना सही है, वो चीज़ बताती है। देन बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन की बात हो गई, अब आ गए हम पानी में, ठीक है। पानी में क्या होगा कि एडिशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इन वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन। आपने पानी में केमिकल मिला दिया, गंदा हो गया, मिट्टी मिला दी नेचुरली, ठीक है, बारिश हो रही तो आपने देखा कि मटमैला पानी आता है, मिट्टी वाला पानी आता है, वो भी क्या, वो भी एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन ही था। क्लीन वाटर थोड़ा आप पी थोड़ा सकते हैं उसको। आपने एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र डाले, बारिश हुई, बारिश जो है पूरे फर्टिलाइज़र जो NPK था वो बहा के ले गई, पानी में जमा कर दिया, क्या हुआ, पानी गंदा हो गया। आपने कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन्स का जो पानी था वो निकाल के बाहर सीवेज में, ड्रेनेज में छोड़ दिया, वो ड्रेनेज जाके पानी में मिल गया, तो क्या हुआ, पानी ख़राब हो गया। 10 पानी कई तरीके से ख़राब होता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर 2 टाइप से, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, बड़े ध्यान समझना। अगर तो आपको पता है कि वो पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है, आपको पता है कि देखो यार वहाँ से पाइप आ रहा है इस इंडस्ट्रीज से और इसमें जो है गंदा पानी निकल रहा है और जो पानी में गिर रहा है, ये हो गया पॉइंट सोर्स। व्हेन यू नो द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द ड्रेन पाइप और एनी थिंग विच इज़ पॉल्यूटिंग द वाटर। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होगा, डिफ्यूज सोर्सेज, आपको पता ही नहीं है, गंदगी हो रही है लेकिन कहाँ से हो रही है नहीं पता है। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर रन ऑफ की बात की, आपने फर्टिलाइज़र डाला, मिट्टी में क्या वो केमिकल थे, पानी आया, बारिश हुई, पानी के साथ मिट्टी बही,
जो उसमें फर्टिलाइजर मिले हुए थे वो कहाँ पहुँच गए, पानी तक पहुँच गए, बट ये क्या हो गया, नॉन पॉइंट सोर्स हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट से जितनी डस्ट थी वो पानी में मिल गई। कंस्ट्रक्शन लैंडफिल्स थी जहाँ पे आप लोग जो है कूड़ा जमा करते हैं, उसमें क्या होता है कई बार हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स क्या होते हैं वो गल जाते हैं, ठीक है, गल के क्या होता है वो नीचे परकुलेट कर जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि पहले आप कंक्रीट का बेड बनाएं, पॉलीथीन लगाएं, तब आप लैंडफिल बनाएं, ठीक है, वो हम आपको किसी और दिन समझाएंगे। बट अभी वो क्या होता है कई बार परकुलेट कर जाते हैं, नीचे रिश्ते रहते हैं जो हैवी मेटल्स है वो नीचे कई बार क्या कहाँ पहुँच जाते हैं, वाटर टेबल तक पहुँच जाते हैं। वाटर टेबल से क्या होगा, वो वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को ख़राब कर देते हैं। 10 अगर नेचुरल सोर्स की बात करें और पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो सॉइल इरोजन, लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये नेचुरली होते हैं। और इंडस्ट्री जो मैं आपको बता रहा था वो आपका एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, जो हम आपको बताते हैं। पॉइंट और नॉट पॉइंट सोर्स के बीच की मैं आपको फ़र्क बता दिया है। पेस्टिसाइड्स, इनऑर्गेनिक केमिकल, DDT मिला दिया आपने, छिड़काव कर दिया, इस सब से क्या होता है पानी में आपका पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मरकरी, कैडमियम, ठीक है। कहीं पे कैडमियम बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आर्सेनिक ये कहीं जगह फ्लोरीन फ्लोराइड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पानी में दांत में जो है पीलापन आ जाता है, दांत में जो है बहुत सब आपके ऐसा लगता है कि अलग से कैल्शियम चिपका रखा होगा, ठीक है, गंदे हो जाते हैं दांत काफ़ी, तो वो क्या है आपका फ्लोराइड पॉल्यूशन से होता है, ठीक है। आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। इनफैक्ट आर्सेनिक पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वेस्टर्न यूपी, इन सब में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। कई बार देखा आपने, आप कहीं गांव में गए होंगे तो उस कई बार क्या होता है कि एक हेडपम्प देखा होगा, हेडपम्प को पूरा रेड पेंटेड होता है, उसमें उसका मतलब पता है क्या है, वो जो रेड पेंटेड है वो इसका मतलब ये है कि जो पानी है इसका ये पीने लायक नहीं है, इट हैज़ कंटेमिनेटेड वाटर, इट हैज़ कम गॉट सम पॉल्यूटेड, और कोई पॉल्यूटेंट जो है मिल गया है उसमें, ठीक है। अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो ब्लड में चले जाता है, नेल्स और में जम जाता है, स्किन लीजियन, मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि स्किन जो है अलग से उठी हुई है, ठीक है, अनवांटेड ग्रोथ मिलेगी आपको स्किन में, कैंसर हो जाता है कई बार कैडमियम आर्सेनिक पॉल्यूशन से, ठीक है। और तो ये सब किस चक्कर में हो रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से, ठीक है। अगर लेड मिल जाए तो डिस्प्लेक्सिया हो जाता है, मतलब हल्का सा अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं। कैडमियम पॉइजनिंग से क्या होता है, इटाई डिजीज़ होता है, ठीक है। देन ऑयल पॉल्यूशन, और किससे आप शिफ्ट जारी होती हैं, ऑयल टैंकर, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं वाटर ओशंस में, ठीक है। पूरा जो मरीन लाइफ है भैया, अब देखो तेल जो वहाँ जाता है, कोई ऐसे जो आप तेल देखते हैं ना वो वाला तेल नहीं होता, वो काला तेल होता है। जब वो गिरता ऑयल स्पिल होता है तो पूरा काला काला हो जाता है ओशन के ऊपर। तो जो सनलाइट ऊपर से आ रही थी अब वो सनलाइट पहुँच नहीं रही है, जो नीचे फिशेज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो मर गए। लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेज़ डाई होती हैं जब ऑयल स्पिल होता है। तो ऑयल स्पिल भी क्या है, एक टाइप का मरीन या वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। देन मरकरी पॉल्यूशन होता है। मरकरी पॉल्यूशन कैसे होता है, मरकरी आप नेचुरली भी पाया जाता है और आप बनाते भी हैं, ठीक है। और डीगैसिंग मतलब अर्थ से जो कंटिन्यूसली बाहर निकल रही हैं चीज़ें वाया प्लेट मूवमेंट्स और वाया वॉल्केनोस, तो उससे भी मरकरी जो है वो क्या, मरकरी का नेचुरल सोर्स है, उससे क्या कि मरकरी जो है पानी में मिल जाता है तो मरकरी हो जाती है। देन मरकरी का माइनिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ में मरकरी का इस्तेमाल होता है, डिस्पोजल उसका ढंग से ना किया जाए तो वो पानी तक पहुंच जाता है, ठीक है। बड़े उसके इफेक्ट है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, आइज़, किडनीज, हर चीज़ को इफेक्ट करता है। और कैसे वो ह्यूमन चेन में आता है, वो वाया मिथाइल मरकरी आता है। देखो मिथाइल मरकरी क्या होता है, ये मरकरी आया बैक्टीरिया उसको मिथाइल मरकरी में चेंज करता है पानी का। मिथाइल मरकरी को फिश खा लेती है, फिश को हम लोग खाते हैं, तो बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। वो पानी में उतना हार्मफुल नहीं होता लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। उससे एक डिजीज़ होता है मरकरी से, मिनामाटा डिजीज़। मिनामाटा डिजीज़ सबसे पहले मिनामाटा एक बे है जापान में, वहाँ देखा गया था। इसी के चक्कर में एक मिनामाटा कन्वेंशन बनाया हमने 2013 में, जो कि 2017 में फोर्स में आया, लीगली बाइंडिंग है। और ये देख रेख एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर है। इसका यही है कि जो मरकरी है उसको लाइफ साइकिल से हटाया जाए, उसका जो डिस्पोजल हो जितना यूज़ होता है उसको सेव किया जाए, प्रॉपर साइट्स बनाई जाए, और वो जो ह्यूमन चेन या फूड चेन है उसमें तक ना पहुंच पाए, और जो मरकरी कंटेमिनेशन या पॉल्यूशन है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया था हमने, मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कहाँ है, एक बे है जापान में, वहाँ बहुत सारी फिश मर गई थी मरकरी पॉइजनिंग से। देन थर्मल पॉल्यूशन की बात करें, थर्मल पॉल्यूशन देखो, थर्मल क्या हुआ, पानी गर्म हो गया आपका, नॉर्मल वाटर था, आपने गर्म पानी छोड़ दिया, पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया तो भैया अब कई बार क्या होता है, बहुत ही गर्म पानी छोड़ दो, जितनी भी वहाँ की अब
मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर ही बहुत गर्म पानी डालोगे तो मैं ही जल जाऊँगा, तो आपने बहुत गर्म पानी वाटर बॉडी में छोड़ दिया, उससे यूट्रोफिकेशन हो जाता है क्योंकि वहाँ प्लांट ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। कहीं प्लांट्स फिशेज मर जाती हैं क्योंकि वो एक टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर सह नहीं पाती, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो थर्मल पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। आप हवा में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है। ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर दिया आपने, ठीक है। जैसे आपके बॉयलर्स में, बॉयलर से आपने पानी छोड़ दिया, कहीं पे भी एक्वीफायर था या कोई लेक था वहाँ पे छोड़ दिया, ओशन में छोड़ दिया, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया तो जो कुछ फिश थी या प्लांट्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जब पानी गर्म हो जाएगा तो कुछ ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डिमांड के चक्कर में वो वाटर बॉडी जो है डाई आउट हो जाती है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन तो हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाटर बॉडी में, ठीक है। देखो एक टाइप की साइकिल है। आपने क्या हुआ कि पहले सिंपल एकदम चिल लाइफ चल रही थी एक लेक की, छोटे छोटे उसमें फिशेस थी, प्लांट्स थे, सब सही चल रहा था, एकदम बैलेंस में चल रहा। आपने क्या किया, कुछ न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए तो भैया न्यूट्रिशन बढ़ा, तो उन्होंने लगा ठीक है यार आजकल माल ठीक मिल रहा है, ठीक है। एल्गी थी, उन्होंने कहा चलो यार अब लेट्स प्रोड्यूस, वो बढ़ गई तो क्या हुआ कि अब उसको भैया और खाना चाहिए, सांस लेने के लिए जगह चाहिए। अब उसको खा के फिशेस बढ़ गई तो भाई जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो बढ़ गई वाटर बॉडी की। अब ऑक्सीजन तो सीमित ही थी ना, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में, ठीक है, जो मिली हुई होती है। अब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन मिली नहीं तो वो डाई आउट, वो जो एल्गी थी या प्लांट्स थे या एनिमल्स थे वो मरने लगे। तो अब क्या हुआ कि मरने लगे तो अब डिकम्पोजर्स आ गए यार, मरे हुए इन्हें सड़ाना भी तो है, गलाना भी तो है। अब उन्हें और ऑक्सीजन की ज़रूरत हो गई, तो क्या हुआ कि ऐसे करते करते वो भी मर गए, ठीक है। तो ना डिकम्पोजिशन हुआ, और थोड़ी देर में क्या हुआ कि पूरी ऑक्सीजन ही खत्म हो गई और पूरी वाटर बॉडी डाई आउट कर गई। तो इसकी किसकी वजह से, ये यूट्रोफिकेशन है, इसी को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड होती है कि द अमाउंट ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है कंडीशन एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो जितनी भी मतलब प्लांट्स मरते रहेंगे, फिशेस मरते रहेंगे, जितनी भी ऑक्सीजन इनको डिकम्पोज करने के लिए, इनको गलाने के लिए, इनको सड़ाने के लिए, इनको जो ऑर्गेनिक मैटर उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में चेंज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होगी, उसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं उस वाटर बॉडी की, उस मरीन सिस्टम की। देन डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें तो ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जितनी की वाटर बॉडी में होती है, ये ऑक्सीजन वाटर में मिली हुई होती है। देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे तो बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो है कि जितना भी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैटर उस वाटर बॉडी में है उसको ऑक्सीडाइज करने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी, वो उसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। एज सिंपल एज दैट। देन मरीन पॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ को देखो, वाटर पॉल्यूशन मरीन पॉल्यूशन बात बराबर ही है। ऑयल स्पिल से, वो ऑयल स्पिल कहीं लेक में भी हो सकता है, एक टैंकर छोटा सा गिर गया, एक पूरी शिप मरीन में हो गई तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो ऑयल स्पिल्स आर टाइप ऑफ मरीन पॉल्यूशन, ठीक है। केमिकल्स हो गया, आपने ग्रेट अटलांटिक ट्रैश देखा होगा, वो गायर में ऐसा घूमते घूमते इतना सारा ओशंस में माइक्रो प्लास्टिक जमा हो गया, ठीक है। वो क्या है, माइक्रो मरीन पॉल्यूशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, हमारी रिवर्स हैं, वो कहाँ ड्रेन आउट होती हैं, बेज में या समुंदर में। समुंदर कहाँ, पूरे समुंदर में, और जो जितना भी पॉल्यूशन उनके अंदर होता है तो समुंदर में पहुँच जाता है। अभी आपने मुंबई में पिक्चर देखी थी कि जब वो टाइड्स आए थे तो टाइड्स ने पूरा का पूरा जो है वापस फेंक दिया था, पूरा जितना भी ट्रैश था, प्लास्टिक्स थी ऑन दी मतलब साइड्स में पूरा प्लास्टिक आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि वेव से वो साइड में जमा होता जाता है और फिर एक दिन जब बड़ी वेव आती है तो उसको वो ज़मीन पे वापस फेंक देती है। तो ये इन्वायरमेंट का अपना बदला लेने का एक तरीका है। ऑयल स्पिल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको फिर कंट्रोल करने के लिए हमने 2 चीज़ें बना दी, ऑयल जैपर और ऑयलीवोरस एस। कुछ नहीं है, देखो ये एक टाइप के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, सड़ाते हैं, और ये जो है CO2 और जो ऑयल है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं। तो ये इसको छोड़ देते हैं और ये हल्का हल्का बैक्टीरिया जो इसको डिकम्पोज करते CO2 और वाटर में चेंज करता जाता है, और ऑयली स्लज जो है या ऑयल जो है काला काला जो दिखता है उसको हटाते जाता है। इसको डेवलप किया था किसने, एक टेरी हमारा बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर ऑयलीवोरस एस भी ऑयल जैपर ही है, बैक्टीरिया ही है, उसमें बस एक एक्स्ट्रा माइक्रोब कह लो या आप बैक्टीरियल स्ट्रेन और कह लो, वो क्या करता है कि वो अच्छी तरीके से उसको जल्दी साफ़ करता है, अच्छे ज़्यादा इफेक्टिव है उस स्लज पे। तो ऑयलीवोरस एस जो है ऑयल जैपर से थोड़ा सा क्या बोलना है उसे, इम्प्रूव्ड वर्जन है,
ठीक है। और वो हाई सल्फर कंटेंट हाई जो सल्फर कंटेंट होते हैं, क्योंकि सल्फर बहुत होता है तेल में, उस पर जो है बड़ा इफेक्टिव पाया गया है, ठीक है। देन मेथड्स फॉर कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर रिसाइकलिंग। देखो वाटर पॉल्यूशन को रोकना है आपको, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वाटर को रिसाइकिल करें आप जो आपके पास है। तो 6 स्टेप्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन, मतलब पानी गंदा है उसे आप रोक के रखें। अच्छा, जो थर्मल पॉल्यूशन था उसे कैसे रोक सकते हैं? आपकी जो पानी है उसको पहले पॉन्ड या किसी उसमें इकट्ठा कर लें, ठीक है, उसको टेम्परेचर नीचे आने दें, तब उसको कहीं पे भी छोड़ें, तो उससे क्या होगा कि थर्मल पॉल्यूशन आपको कम होगा। तो वो मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। 6 उसमें सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंट्स था। आपने देखा पानी, अगर आप गिलास लें, गिलास में मिट्टी का पानी लें और उसको ऐसे ही रख दो थोड़ी देर, तो मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, पानी साफ आपका ऊपर आ जाता है। सेडिमेंटेशन हो गया। कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन, मतलब कि उसको जमा दिया, अब उसका जो है उनके जितने भी गंदी गंदी हैं उसको, मान लिया उसके अंदर आयरन हो रहा है, मैग्नेट रख दो तो उस पर चिपक जाएगा, साफ़ हो जाएगा। देन फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग एंड एरिएशन। तो पहले जो 3 स्टेप्स हैं, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। इससे आप, इसमें क्या करते हैं, आप जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं पानी में, उसको हटाते हैं, ठीक है। देन जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसमें जो जितनी भी गैसेज हैं या जितने भी केमिकल्स हैं वो हटाते हैं। नाइट्रोजन होगी, अमोनिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हटाते हैं, जिससे कि वाटर यूट्रोफिकेशन का जितना ही प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिएंट्स पानी में मिले होते हैं, ठीक है। तो पहले में तो देखो बेसिक है, पहले में तो आपने सेडिमेंटेशन, फ्लक्चुएशन, फिल्ट्रेशन से क्या किया कि प्राइमरी एलिमेंट जो पर्टिकुलर मैटर जो आप देख सकते थे वो मिला दी, जो केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मिले होते हैं वो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हटाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट से भी बहुत कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया वगैरह रह गए, अभी भी सब कुछ साफ हो गया, बैक्टीरिया वगैरह रह गए, वायरस रह गए पानी में, वो आपके टर्जरी ट्रीटमेंट से हटेंगे। उसमें क्या आ जाएगा, आपका डिसइंफेक्शन करेंगे आप, डिसइंफेक्टेंट जो आर ओ में होता है, देखो आर ओ में देखा आपने ट्यूब लगी हुई होती है, डिसइंफेक्टेंट ट्यूब, डिसइंफेक्शन करेंगे, सॉफ्टनिंग करेंगे, पानी में जो है और ज़्यादा ऑक्सीजन डालेंगे, एरेशन करेंगे। तो ये सब किस में आ जाएंगे, टर्जरी ट्रीटमेंट में। वाटर को रिसाइकिल करेंगे, ठीक है, ठीक है। वाटर को आप जो देखो, इसलिए वाटर रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 6 स्टेप से ही वाटर रिसाइकलिंग होती है। देखो गंदा पानी डाला और जब आपने 6 स्टेप्स कर दिए, जो आपका पानी आया वो साफ पानी आ गया, शुद्ध पानी आ गया, ड्रिंकिंग वाटर आ गया, ठीक है। आप सीवेज वाटर से ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हो, किससे, वाटर रिसाइकलिंग से, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू सून। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग ऐसे ही मस्त मस्त सीरीज़ आपके लिए लेते आएंगे। और फिर ये फाउंडेशन कोर्स एट नो कॉस्ट है, और इसको हमारा वादा है कि हम आपको यूपीएससी का पूरा फाउंडेशन कोर्स पूरा का पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल को, अपने कंटेंट को अच्छा से अच्छा बनाएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, बाय।